परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि इकोलॉजी क्या होती है। तो इकोलॉजी का सिंपल मतलब होता है, ये स्टडी करता है इंटरेक्शन को, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, जो आपस में जो भी काम होता है, दो चीजें इंटरेक्ट कर सकती हैं, लिविंग चीजें, उनके साथ साथ उनका जो इन्वायरमेंट है वो भी उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे लाइट है, साथ में एयर है। तो इस इंटरेक्शन की वजह से जो भी चीजें ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का सिस्टम सिंपल है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, किसकी, ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग थिंग्स की, किसके साथ, जो भी उसके अंदर डेवलपमेंट आया अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को लेके, एनवायरनमेंट को लेके। मान लेते हैं ये कोई क्रिएचर है और ये इधर रहता है और ये इसके आसपास का एनवायरनमेंट। यहाँ पे लाइट भी ठीक ठाक है, ट्रॉपिकल एरिया में रहता है, साथ में प्लांट भी इसको ठीक मिलते हैं, साथ में रिवर भी है, साथ में इसका एक हाउस भी है। तो इनके चारों तरफ ही इसका डेवलपमेंट हुआ है, इसी को हम कहते हैं इकोलॉजी। इंटरेक्शन जो इसने किया उससे उसका जो डेवलपमेंट हुआ, जो भी थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ या उसकी फिजिकल बॉडी डेवलप हुई, वो सब इकोलॉजी का पार्ट है। और इकोसिस्टम थोड़ा से आगे की बात करता है, बोलता है कि भाई ये सारी चीजें उसने कर ली इंटरेक्शन, लेकिन इसने इंटरेक्शन करके वर्क क्या किया। कुछ वर्क इसका पॉजिटिव होगा, कुछ वर्क नेगेटिव होगा। तो इकोसिस्टम एक तरीके से फंक्शनल यूनिट है, ये उसके काम के बारे में बताता है। इकोलॉजी जहां स्टडी के बारे में बताता है कि इंटरेक्शन हुआ और उसके चारों तरफ ये चीजें थी, लेकिन इकोसिस्टम एक्चुअल में उसने क्या किया है इसके बारे में बताता है। और फिर हमारे एनवायरमेंट में कुछ टर्म्स और यूज किए जाते हैं। जैसे एक होता है निके, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, निके। इसको हम यही कहते हैं कि भाई इकोसिस्टम में किसी भी एनिमल का जो वर्क एरिया है, जैसे इसमें अभी तो हमने एक इंडिविजुअल लिया था, मान लेते हैं अब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब पॉपुलेशन पूरी रहती है, और इस पॉपुलेशन में अलग अलग टाइप के लोग रहते होंगे। तो इन अलग अलग टाइप के लोगों का निके या वर्क अलग अलग होगा। इसलिए बोला जाता है एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट निके। तो जो भी एनिमल या कोई भी लिविंग थिंग होता है उसका अलग अलग निके होता है, और उसका रीजन ये होता है कि सबका एरिया या दायरा अलग अलग होता है। हो सकता है ये इतने परसेंट 40% पे इंटरेक्ट कर रहा हो, दूसरा हो सकता है कि 50 के आसपास कर रहा हो, तीसरा हो सकता है 70% के आसपास। इसका वर्क अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, सबका अलग अलग है, और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ ही जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसका अलग है, इसकी चॉइस अलग हो सकती है किसी एनिमल की।
मान लेते हैं इस 40% में डियर काम कर रहा है, दूसरे वाले में कोई प्लांट है वो भी अपना वर्क कर रहा है। इस वजह से बोला जाता है कि एक ही इकोसिस्टम में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट निके में काम करते हैं, और किसी भी एक का निके दूसरे इंडिविजुअल के निके से कभी भी इक्वल नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस उनमें होता है। फिर इसके अलावा इकोसिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, भाई इकोसिस्टम ये कुछ फीचर्स तो होंगे जिसके बेस पे ये सारे लोग वर्क करते हैं। तो सबसे पहला फीचर ये है कि इकोसिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होता है पूरा, उसमें लाइफ के लिए सारी सपोर्टिंग चीजें होती हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग एक रेसिडेंटल एरिया में होता है, तो वहां पर उसके लिए जो जो उसे चाहिए, वाटर चाहिए वाटर अवेलेबल होता है, उसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है। ऐसे ही कोई भी लिविंग थिंग्स जो इकोसिस्टम में परफॉर्म करती है वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में काम करती है। और अगली बात, इसमें जो रिसोर्स होते हैं वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग थोड़े से आर्टिफिशियल रिसोर्स यूज करता है, लेकिन जो इकोसिस्टम में रहता है वो नेचुरल रिसोर्स यूज करता है। और इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, ये प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं लाइट या एनर्जी पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट अलग अलग एरिया में है। एक प्लांट है जो ट्रॉपिकल एरिया में है, ट्रॉपिकल एरिया में पूरे साल आपको लाइट डायरेक्ट मिलेगी, तो लाइट डायरेक्ट मिली तो इस प्लांट की प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा हाई होगी। दूसरी तरफ एक पोलर एरिया में रहता है जहां पर बहुत कम लाइट होती है, तो इसलिए इस प्लांट की प्रोडक्टिविटी काफी कम होगी। ऐसे ही इसमें होता है इकोसिस्टम में, जिसके पास एनर्जी ज्यादा उसका डेवलपमेंट ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा। और वो एनर्जी उसे मिलती कहां से, उसने सराउंडिंग एरिया से, क्योंकि अगर फूड अच्छा मिल रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो एनिमल भी अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर उसे फूड नहीं मिल रहा होगा तो एनिमल भी परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा। और अगली बात, ये एक ओपन सिस्टम होता है, मतलब ऐसा नहीं है क्लोज है, सब एक दूसरे से लिंक होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हर छोटे से क्रिएचर से लेकर बड़े क्रिएचर तक सबका इंपैक्ट पड़ता है इकोसिस्टम पर। और अगर कोई कुछ चीजें लाता है, इनपुट देता है, तो दूसरी चीज आउटपुट होती है। जैसे मान लीजिए हिरन रहता है, हिरन ने घास खाई, घास खा के उसने अपनी बॉडी को डेवलप किया, तो इकोसिस्टम को इनपुट मिला, और फिर उसके बाद इसको एक लॉयन खा गया, तो वो आउटपुट हो गया, मतलब उसका एग्जिट हो गया। और इसी के बेस पे इसे हम लोग एक स्ट्रक्चरल वे में भी समझ सकते हैं कि भाई इकोसिस्टम में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर, और ये लोग एक बेस बनाते हैं, और फिर उसके बाद अलग अलग कंज्यूमर उस पर डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहले इकोसिस्टम में इस एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है। अभी हम बोले कि भाई एनर्जी एक बड़ा यूनिट है, तो सबसे पहले हमें पता है कि भाई किसी भी इकोसिस्टम में एक प्रोड्यूसर होता है, और इस प्रोड्यूसर को जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है सन से।
हमारी अर्थ पर सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है सन। और ये प्रोड्यूसर कौन है? ये प्रोड्यूसर प्लांट। कोई भी ऐसी चीज जो अपना फूड खुद बनाए, वो एक तरीके से प्रोड्यूसर है। लैंड पे इसको प्लांट कह देते हैं, सी में इसको फाइटोप्लैंक्टन कह देते हैं। है एक ही चीज। फाइटोप्लैंक्टन कहो या फिर आप प्लांट कहो, सबसे पहली स्टेज यहीं से स्टार्ट होती है किसी भी इकोसिस्टम में। और इसे हेल्प करता है एक तो सन, साथ में इसके पास सॉइल होनी चाहिए। सॉइल इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसके पास एयर होनी चाहिए, जहां से प्लांट को CO2 मिल सके। CO2 के बिना प्लांट की लाइफ नहीं होती। तो ऐसे ये सारा एनवायरनमेंट जो इकोसिस्टम में है, और हमने बोला ही था कि भाई इंटरेक्शन करता है, तो इसने कुछ अबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन किया और फिर फूड प्रोड्यूस किया। उसके बाद इस फूड को एक कंज्यूमर खाएगा। कंज्यूमर का सिंपल मतलब जो कंज्यूम करता है, किसी चीज को लेता है। तो फर्स्ट कंज्यूमर जो है वो इस प्लांट को या ग्रास को खा जाएगा। और ये ऐसे हैं जो वेजिटेरियन है। ये लोग किसी एनिमल को नहीं खाते, प्लांट से, ग्रास से, इससे अपना फूड लेते हैं। तो ये सेकंड स्टेज इसमें आ जाती है। और फिर इसके बाद ये प्लांट था, इधर हम मान लेते हैं डियर। डियर ने प्लांट को खाया। उसके बाद सेकंड जो कंज्यूमर है वो इसे खाएगा। सेकंड कंज्यूमर ने इसको खाया, एनर्जी इसको ट्रांसफर हुई थर्ड स्टेज में। और सबसे लास्ट में जो हाईएस्ट कंज्यूमर होता है, जैसे लोइन, ये सब हाईएस्ट कंज्यूमर होते हैं, ये उसे खाएगा। तो ऐसे इकोसिस्टम में फूड चेन चलती है। और फिर इन लोगों ने जो भी चीजें खाई, किसी ने लिया, किसी ने इनपुट दिया, जिसकी बात हम कर रहे थे, एक इनपुट देगा, दूसरे के लिए आउटपुट होगा। और फिर इनका भी एक टाइम पीरियड है, अनलिमिटेड टाइम नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज मैनर में काम करते हैं। तो हो सकता है भाई प्लांट की लाइफ खत्म हो जाए, हो सकता है पहले कंज्यूमर की लाइफ खत्म हो जाए, हो सकता है सेकंड की हो जाए, और हो सकता है थर्ड की हो जाए। इन सब की जब लाइफ एंड होगी तो कुछ डीकंपोजर, इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये जो डीकंपोजर या जिसे अपघटक कहते हैं, ये इनके रिसोर्स को रिसाइकिल करेगा। इसका काम सिंपल है, इसके पास कुछ केमिकल है, और ये केमिकल का और एंजाइम का यूज करके इनकी बॉडी को डीकंपोज करता है और उसे चेंज कर देता है रिसोर्स के रूप में, सॉइल के साथ उसे मिला देता है। तो ऐसे पूरा एक इकोसिस्टम वर्क करता है। इस डायग्राम का यूज हम लोग मेंस में भी कर सकते हैं, जैसे इकोसिस्टम के बारे में पूछा जाए। साथ में प्री में भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई
रिसाइकलिंग का काम कौन करता है? तो डिकम्पोजर। सबसे पहला फंक्शन यूनिट स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर की हेल्प कौन करता है? अबायोटिक कंपोनेंट। फिर उसके बाद पूरी चेन चलती जाती है। ये लैंड वाले इकोसिस्टम की बात करो या एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करो, जो वाटर में होता है, वहां पर भी ऐसे ही चलता है। कुछ कोराल होंगे, उन कोराल को स्मॉल फिश खाएंगी, स्मॉल फिश को बड़ी वाली फिश खाएंगी, और एंड में शार्क या बड़े लेवल के जो कंज्यूमर है वो उनको खाएंगे। और यहीं से निकल के आता है कि भाई कंपोनेंट क्या होते हैं इकोसिस्टम के। ये तो हमने जाना कि इकोसिस्टम में परफॉर्मेंस कैसे हुई और इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर हुई। और बोला यह जाता है कि हर सेकेंड लेवल पे एनर्जी का सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होता है। 90% जो होता है वो उनकी बॉडी को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसमें खत्म हो जाता है। सांस भी लेना पड़ेगा, वर्क करने के लिए उधर उधर जाना भी पड़ेगा, तो सिर्फ 90% तो खत्म हो जाता है एनर्जी, 10% उनके पास स्टोर रहती है। और जैसे जैसे आगे वाले कंज्यूमर के हम जाते हैं वैसे वैसे इसकी एनर्जी का ट्रांसफर कम होता जाता है। जैसे इसमें 10% ट्रांसफर हुआ मतलब 10, अगले में 10% ट्रांसफर हुआ मतलब 1, उससे अगले में 10% ट्रांसफर मतलब 0.1। इसीलिए बोला भी जाता है इकोसिस्टम में 10% का लॉ लगता है कि हर नेक्स्ट स्टेज में 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसलिए फाइनल कंज्यूमर को बहुत सारी एनर्जी लेने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए वो बार बार हंटिंग करता रहता है। और कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें इसी चार्ट में से हमें कुछ चीजें दिखेंगी, तो ये आप कह सकते हो फंक्शनल ग्राफ ऑफ इकोसिस्टम। आप लोग भी ये बना सकते हो, इकोसिस्टम में कैसे फंक्शन होता है। और उसके बाद उसके कुछ कंपोनेंट, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जिनके थ्रू ये इकोसिस्टम सारा चलता है। इसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जिनमें लाइफ होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटिक। कुछ जिनमें लाइफ नहीं होती उन्हें अबायोटिक। बायोटिक में हमें पता ही है कि भाई पहला तो वो प्रोड्यूसर जो इधर से हमें मिला, प्रोड्यूसर बायोटिक का एग्जाम्पल जैसे प्लांट। फिर उसके बाद हमने देखा कंज्यूमर, जिसने इस चीज को कंज्यूम किया। और फिर हमने देखा डीकंपोजर, जिसने रिसाइकलिंग का काम किया, डीकंपोजर। तो ये सब हमारे बायोटेक कंपोनेंट इसी चार्ट में हमें देखते हैं कि भाई कुछ लोग प्रोड्यूस करते हैं जैसे प्लांट ने किया या फाइटोप्लैंक्टन ने किया, कुछ उसको कंज्यूम करते हैं और फिर बाद में कुछ उसको रिसाइकल करने के लिए डीकंपोज करते हैं। ऐसे पूरी चेन इकोसिस्टम में चलती रहती है। फिर साथ में अबायोटिक कंपोनेंट, इन्होंने भी एक रोल प्ले किया है। और अबायोटिक कंपोनेंट में कुछ फिजिकल कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर है जो हमें सन से मिला, साथ में रेनफॉल जो फ्रेश वाटर हमें देती है, और इसके अलावा एयर
जो बैलेंस करती है हमारी ब्रीथ को, हमारी लाइफ साइकिल को, या जिसे हम कहते हैं भाई पंचतंत्र, जो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर लिविंग चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा टोपोग्राफी, लैंड का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा मैटर करता है। जैसे हमने देखा कि भाई ट्रॉपिकल एरिया में लाइट ज्यादा है, उस वजह से वहां पे प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, कंज्यूमर भी काफी ज्यादा होंगे, लाइफ को सपोर्ट ज्यादा करेगा और इकोसिस्टम काफी अच्छे से डेवलप होगा, ज्यादा बड़े लेवल का इकोसिस्टम होगा। इसके अलावा कुछ अबायोटिक कंपोनेंट में ऐसे होंगे जिनमें कार्बन नहीं होता, नॉन कार्बनिक, नॉन कार्बनिक कंपोनेंट जिसमें कार्बन नहीं होता, जैसे सॉइल, साथ में आपको कुछ रॉक, ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं, लेकिन इनका रोल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंक्शनल या वर्क के लिए कुछ चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं। साथ में वाटर, और इसके अलावा कुछ होंगे कार्बनिक। कार्बनिक कंपोनेंट में हमें कहीं से फैट मिलेगा, जैसे वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट। जो ये एनर्जी अपने अंदर रखते हैं वो मैक्सिमम एनर्जी किसमें होती है, कार्बोहाइड्रेट में। और साथ में प्रोटीन, जो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हमारी सेल्स का भी डेवलपमेंट होता है, और आगे भी हमें बहुत सारी चीजें करने में, जो हमारा वर्किंग कार्य या निके है उसे करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे हमने एक तो इकोसिस्टम का साइकिल देखा, साथ में उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखे। अब इस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में से कुछ के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ता है कि भाई इनका फंक्शन क्या है, कैसे ये हेल्प करते हैं इकोसिस्टम में। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, या इनके रेंज में चेंज होता है, अगर कहीं ज्यादा है कहीं कम है, उससे इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन कंपोनेंट के बारे में थोड़ी थोड़ी बात है, ज्यादातर चीजें हम इनके बारे में जानते हैं कि हमने इनको देखा है, लेकिन फिर भी कई बार कुछ चीजें जो डिवाइड करती हैं अलग अलग बायोम को भी, साथ में अलग अलग क्लाइमेट को, उसमें इन कंपोनेंट का इंपॉर्टेंट रोल। तो सबसे पहला सोलर एनर्जी। अगर हमारी अर्थ पर सोलर एनर्जी नहीं होती तो हमारी अर्थ पर लाइफ नहीं होती। तो सबसे पहला पॉइंट कि भाई इसके बिना लाइफ नहीं है। सोलर एनर्जी है तो लाइफ है, अगर ये नहीं तो लाइफ नहीं। इसका मतलब जहां जहां पर सन की लाइट है वहां वहां लाइफ है। और सन की लाइट का अगर आप ट्रॉपिकल एरिया में देखें, ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए ट्रॉपिकल एरिया में हमें दिखती भी है लाइफ के बहुत सारी चीजें। वहां पर आपको क्या दिखते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो अगर सन की लाइट है तो प्रोडक्शन ज्यादा है, और अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो कंज्यूमर को फूड ज्यादा है, और कंज्यूमर को अगर फूड ज्यादा है तो कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम ऑर्गेनाइज है और उसमें सबको बेनिफिट मिलता है।
तो इसका फायदा प्रोड्यूसर जो प्लांट है उनका प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा होता है, और इसकी वजह से कंज्यूमर को फूड ज्यादा मिलता है, तो इसकी वजह से डीकम्पोजर को भी हेल्प मिलती है। ये सोलर एनर्जी का यूज करके वो भी बहुत जल्दी डीकम्पोज कर देता है। जैसे आप देखेंगे फूड गर्मियों के टाइम बहुत जल्दी खराब होता है, सर्दियों में लेट से खराब होता है, उसका रीजन होता है एनर्जी नहीं होती। तो बैक्टीरिया या जो भी एंजाइम है वो कम टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाते, ज्यादा टेम्परेचर होता है तो बड़ी आसानी से काम कर पाते हैं। और ये जितने भी लिविंग चीज हैं उनको जो भी एनर्जी मिलती है उस एनर्जी में सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा रोल। तो ऑल एनर्जी का सोर्स, और इसी के बेस पे उनका फंक्शनल वर्क डिपेंड करता है। और हमारे जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस भी इसी की वजह से करते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस वो इसी से करते हैं। तो जो भी वो फूड प्रोड्यूस करते हैं बिना लाइट के नहीं कर सकते, जितनी ज्यादा लाइट उतना ज्यादा फायदा। अगला कंपोनेंट रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डिपेंड होती है लाइट पर। अगर लाइट ज्यादा, इवेपरेशन ज्यादा, इवेपरेशन ज्यादा तो ऊपर वाटर ज्यादा जाएगा और फिर उसके बाद क्लाउड बनेंगे और वहां पर रेनफॉल होगी। तो इसका मतलब ट्रॉपिकल एरिया से पोल की तरफ आप जाओगे, क्योंकि वहां पे लाइट कम होती है इसलिए रेनफॉल भी कम होती है। और वाटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हमने देखा था क्लाइमेट हो या वेदर हो किसी भी एरिया का, वो वाटर और टेम्परेचर दो चीजों पर सबसे ज्यादा डिपेंड होता है। और अगर वाटर अच्छा अवेलेबल है तो वहां पर भी इकोसिस्टम का फंक्शन अच्छे से होगा। और ये वाटर या तो आइस के रूप में आ सकता है जिसे हम ओले कहते हैं, या फॉग के रूप में आ सकता है, या फिर रेनफॉल जो होती है उसके रूप में आ सकता है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आ सकता है। इसलिए बोला जाता है कि रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला पॉइंट जो थोड़ा सा नया वर्ड है जिसका नाम सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम। इसका मतलब होता है जो बेस होता है, जहां पर किसी भी प्रोड्यूसर की कॉलोनी होती है या कंज्यूमर की कॉलोनी होती है, वो कॉलोनी जहां पर रहती है उसके लिए कुछ बेसिक यूनिट होंगी। और अगर उनका बेस वीक है, इसे हम कह सकते हैं, मान लो लैंड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो लैंड इकोसिस्टम में सबसे बड़ी बात है सॉइल। सॉइल में मिनरल्स कैसे होंगे इस पर डिपेंड होगा प्रोड्यूसर की प्रोडक्टिविटी कैसे होगी। तो ये कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लिए जो बेस बनता है उनके रहने के लिए हाउस बनता है, या वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो इस
बेस वाली चीजों पर डिपेंड होता है, जिसमें कुछ न्यूट्रेंट में कुछ फेमस न्यूट्रेंट, नाइट्रोजन, साथ में आयरन, जो सेल्स के डेवलपमेंट में काफी हेल्प करता है, साथ में कैल्शियम। ये सारी चीजें किसी भी प्रोड्यूसर को या कंज्यूमर को जो चाहिए, वो सब हमें सब स्टेशन या एक बेस प्रोवाइड करता है। अगली बात आती है टोपोग्राफी। अलग अलग टोपोग्राफी या लैंड स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके का इकोसिस्टम आपको दिखेगा। जैसे अगर आप माउंटेन वाले एरिया में गए तो वहां पर क्योंकि हाइट ज्यादा होती है, इसलिए लाइट भी कम होती है, और वहां पे देखेंगे वुड थोड़ी सॉफ्ट होगी। साथ में आप रिवर में गए, रिवर के बेसिन में वाटर काफी ज्यादा अवेलेबल होता है, साथ में उसके आसपास का एरिया काफी फर्टाइल भी होता है। इसलिए तो ये कुछ फेमस अबायोटिक कंपोनेंट जिन्होंने हेल्प किया इकोसिस्टम को डेवलप करने में। अब कुछ बायोटिक लिविंग थिंग्स है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। सबसे पहली बात आती है बायोटेक में प्रोड्यूसर, कि भाई इसका रोल क्या है। प्रोड्यूसर जहां से फूड चेन स्टार्ट होती है, बायोटेक कंपोनेंट का एक हिस्सा। और प्रोड्यूसर में सबसे बड़ी खास बात, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है। प्लांट इस मामले में काफी आगे है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो भी अपना फूड सेल्फ से डेवलप करे। कुछ लैंड पर रहते हैं, कुछ सी के अंदर एल्गी होते हैं, जैसे हम कोराल, ग्रीन ब्लू एल्गी, ये एल्गी भी अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो आपसे कई बार ऐसे ही एग्जाम्पल पूछ ले जाएंगे। साथ में फाइटोप्लैंक्टन, जो सी के अंदर होते हैं, प्लांट का एक तरीका। प्रोड्यूसर का काम है फूड चेन को इकोसिस्टम में स्टार्ट करना, और अगर प्रोड्यूसर नहीं तो फूड चेन नहीं, क्योंकि शुरुआती जो फर्स्ट कंज्यूमर है
वो इस प्रोड्यूसर के फूड पे ही डिपेंड है। अगर ये नहीं होगा तो फिर इकोसिस्टम भी नहीं होगा। और इसके बेस पे ही डिपेंड करता है, जिसका प्रोड्यूसर जितना स्ट्रांग है वहां की बायोडाइवर्सिटी भी उतनी स्ट्रांग है। जैसे हमने देखा, इस प्रोड्यूसर को डिसाइड करने वाले कुछ अबायोटिक कंपोनेंट हैं, जिनमें सबसे पहली बात सोलर एनर्जी, दूसरी बात वाटर। तो ये आपको दिखेगा जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पर सोलर लाइट भी ज्यादा है, वाटर भी काफी अवेलेबल, इस वजह से वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इसलिए बायोडाइवर्सिटी भी ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा होगी। ये हमने कहीं ना कहीं जो हमारे अर्थ पर कुछ लैटिट्यूड लाइन पाई जाती है, जैसे जैसे आप लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब इक्वेटोरियल के पैरेलल जो लाइन होती है, और इसे आप कई जोन में बांट सकते हैं, जैसे ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर उसके बाद पोलर। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे प्रोडक्टिविटी कम होती है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी भी कम होती है। और उसका रीजन वहां का इकोसिस्टम इतने अच्छे लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाता, और ज्यादातर जो एनिमल हैं वो हाइबरनेशन में होते हैं, नींद में होते हैं, कुछ महीने काम करते हैं कुछ महीने नहीं करते। और फिर उसके बाद कंज्यूमर, जिसका काम है इस प्रोड्यूसर से फूड को लेना और कंज्यूम करना। तो इसमें कुछ फर्स्ट लेवल के कंज्यूमर हैं, जैसे बकरी हो गई, हिरन हो गया, साथ में कैमल, डेजर्ट एरिया में कुछ ग्रास पे डिपेंड है, कुछ प्लांट पे डिपेंड है। स्मॉल फिश जो एक्वेटिक सिस्टम में हो गई। और ये फर्स्ट कंज्यूमर की खास बात, ये डिपेंड है किस पर, ऑटोट्रॉप्स पर, जो खुद अपना प्रोडक्शन करते हैं। तो ये अपना फूड लेते हैं प्रोड्यूसर से, और साथ में ये वेजिटेरियन है, ये इनकी खास बात होती है। इस कंज्यूमर पर डिपेंड है सेकंड कंज्यूमर, जो ग्रास नहीं खाता, वो ही नहीं खाएगा, और इनसे अपनी एनर्जी डेवलप करेगा। तो ये नॉन वेज खाने वाले। हंटिंग इनका मेन वर्क। जैसे अगर हम देखें कि मान लेते हैं जो प्रोड्यूसर था वो ग्रास थी, इस ग्रास को खाने वाले कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जैसे बटरफ्लाई, उसने उसे खाया। उस बटरफ्लाई को किसी फ्रॉग ने खाया, इस फ्रॉग को जो सेकेंड लेवल के कुछ स्पीसीज है उन्होंने खाया, और सबसे लास्ट में लॉइन
शेर जिसने उसको भी खा लिया। तो ऐसे कहीं ना कहीं हमारी एक चेन चलती रहती है। और इसका एक एग्जांपल जैसे स्नेक जो फ्रॉग को खा सकता है। उसके बाद सबसे लास्ट कंज्यूमर जो हाईएस्ट लेवल पे होता है, और ये उस इकोसिस्टम की एक तरीके से अम्ब्रेला स्पीसीज है। और हमने देखा अम्ब्रेला स्पीसीज सबको बैलेंस करने का काम करती है। इकोसिस्टम में अगर हिरन भी ज्यादा बढ़ गए तो भी दिक्कत है, क्योंकि वो सारी घास खा जाएगा, इतना प्रोड्यूस नहीं होगा जितना चाहिए। तो उससे अगर घास खत्म हो गई, वेजिटेशन खत्म हो गई, तो इकोसिस्टम में डिजास्टर आ जाएगा। इसलिए बैलेंस करने का काम ये हाईएस्ट कंज्यूमर करता है। इसलिए इसको कई बार फाउंडेशन स्पीसीज कहा जाता है, कई बार आप कीस्टोन स्पीसीज कह सकते हैं। हाईएस्ट कंज्यूमर में लॉइन, शार्क सी लेवल पर, ये कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो बैलेंस का काम करती है। और फिर उसके बाद डीकंपोजर, जिनका काम है एट द एंड इस स्टेज को कंप्लीट करना, फिर दोबारा से रिसोर्स को रिसाइकिल करना। डीकंपोजर, और डीकंपोजर के पास कोई ऐसा माउथ नहीं है कि ये खा जाते हैं उन चीजों को, नहीं। इनका सिंपल सा है, इनके पास कुछ ऐसे केमिकल हैं, कुछ एंजाइम हैं जिनको ये डालते हैं और इसे डेट्रेयस। तो कोई भी इकोसिस्टम दो तरीके से स्टार्ट हो सकता है। कुछ ऐसे हैं जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेड मटेरियल से लाइफ जी सकती है। तो डेटेरस या डीकंपोजर से भी लाइफ स्टार्ट हो सकती है। कि मान लो भाई अर्थ पर लाइफ कैसे आई, हो सकता है कुछ प्लांट पहले डीकंपोज ही हो, उन प्लांट को डीकंपोज करने के लिए डेटरस से धीरे 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 चैन बने। तो ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है। और डीप कंपोजर में वही कुछ फंगी, कुछ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये अवेलेबल कराते हैं सारे रिसोर्स को। जितने भी फूड चेन में, इकोसिस्टम में चीजें हैं, उनके लिए रिसोर्स अवेलेबल कराते हैं। अगला कुछ रूल आते हैं इकोसिस्टम में, कि इकोसिस्टम के भी अपने कुछ रूल हैं। जैसे हमने पहला रूल पढ़ा था कि भाई 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। तो इकोसिस्टम के रूल, सबसे पहला, एनर्जी ट्रांसफर सिर्फ 10% होता है। नेक्स्ट स्थिति में बाकी 90% उसके रेस्पिरेशन सिस्टम को चलाने में खर्च हो जाता है। साथ में इकोसिस्टम में जो रिसोर्स पहले थे, आज भी उतने ही रिसोर्स हैं। जब ये फर्स्ट स्टेज में था तब भी उतने रिसोर्स थे, लास्ट स्टेज में है तब भी उतने रिसोर्स हैं, बस चेंज हुआ है रेशियो।
पहले अदर फॉर्म में थे, दूसरे अदर फॉर्म में थे। जैसे आपने सुना होगा कि एनर्जी का ना लॉस होता है ना एनर्जी डेवलप होती है, एनर्जी अलग अलग फॉर्म में चेंज होती रहती है। कभी एनर्जी किसी लिविंग थिंग्स में थी, कभी वो एनर्जी वाटर में चली गई, कभी वो एनर्जी प्लांट में चली गई। बस उसका रेशियो चेंज होता रहता है। एनर्जी पहले भी जब अर्थ डेवलप हुई तब भी उतनी थी और अभी भी उतनी है। तो एनर्जी हमेशा इक्वल रहती है। एनर्जी नेवर डेवलप, नेवर इंक्रीज और डिक्रीज, जितनी थी उतनी है, अलग अलग फॉर्म में बस चेंज होती रहती। साथ में कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स इंडिविजुअल रह के इकोसिस्टम को नहीं चला सकती। इकोसिस्टम में सब एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, और अगर एक भी चीज को लॉस हुआ तो पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये इंटरडिपेंडेंस है। कुछ काम इंट्रा करते हैं अपने अंदर, कुछ काम दूसरे पे डिपेंड करके करते हैं। तो इनको लॉस पहुंचाना मतलब पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना है। और इसकी एनर्जी भी वन डायरेक्शन में चलती है, डायरेक्शन फिक्स है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जाएगी, फर्स्ट कंज्यूमर से सेकंड कंज्यूमर जाएगी, लास्ट के कंज्यूमर से डिकम्पोज होगा, इसलिए बोला जाता है वन डायरेक्शन। और इसके लिए फूड चेन, एक जो अभी हमने देखा वो फूड चेन का एग्जांपल था। एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद कई कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर के बाद डिकम्पोजर है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे हम कहते हैं फूड वेब। मतलब और भी बहुत सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। तो जब बहुत सारी फूड चेन एक साथ कॉम्प्लेक्स तरीके से मिल जाए तो उसके बाद उसे फूड वेब कहते हैं। ह्यूमन बीइंग का एक इंपॉर्टेंट रोल है इस इकोसिस्टम में, बट ह्यूमन बीइंग कई बार नेचुरल तरीके को इफेक्ट डालता है। जैसे वो इकोसिस्टम को ही चेंज कर देता है, उस इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर थे उनको ही एंड कर देता है, प्लांट को ही नहीं छोड़ता है। उस वजह से इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में ह्यूमन बीइंग का थोड़ा रोल। जब ह्यूमन बीइंग के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उसका इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट भी कम पड़ता, क्योंकि वो भी फूड प्रोड्यूस करता था, साथ में कुछ फल खाया, बीज फेंक दिए। धीरे धीरे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ी, उसने इकोसिस्टम को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, और ये उसमें एक पार्टिसिपेंट से लेके डिस्ट्रॉयर के रूप में चेंज हो गया। और इसी का रिजल्ट जो हमें दिखता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है? इकोसिस्टम में जितनी जल्दी कोई चीज प्रोड्यूस हो रही थी, मान लीजिए प्रोड्यूस हो रही थी 10 यूनिट 1 ईयर में, लेकिन ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कितना कर रहा है? 12 यूनिट। धीरे धीरे ये यूनिट कम होती जाएगी, 8 कंज्यूम किया 14। जब ये इकोसिस्टम का बैलेंस चेंज होता है, इसी को कहते हैं हम क्लाइमेट चेंज, एक तरीके से हो रहा है कि नेचर में हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो इसी को
एक टर्म्स बोला जाता है अर्थ ओवरशूट डे, मतलब अर्थ जितने रिसोर्स डेवलप करती है उससे कितने ज्यादा हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं। बोला जाता है कि अभी ह्यूमन बीइंग अगस्त में ही अर्थ जितना प्रोड्यूस करती है उसको खत्म कर देता है। तो लगभग ये 8 से 9 मंथ में अपना सारा खत्म कर देता है। धीरे धीरे ये कम होता जाएगा, फिर नेट जीरो पहुंच जाएगा। उस वजह से फिर अर्थ के डिस्ट्रॉय होने का, इसलिए हमें बैलेंस करने की जरूरत है कि हम लोग कैसे इकोसिस्टम को भी बचा पाए। और इसके लिए सबसे बड़ी बात प्लांट को सेव करना। इसीलिए पूरे वर्ल्ड लेवल पर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है यूएन के द्वारा, वो इसी चीज पर फोकस करते हैं, कैसे इकोसिस्टम को कंजर्व किया जाए। तो ये हमने इकोसिस्टम, उसके कुछ कंपोनेंट, कल की क्लास में हम लोग टाइप ऑफ इकोसिस्टम, कुछ नेचुरल इकोसिस्टम होंगे जिन्हें नेचर ने डेवलप किया है, कुछ ह्यूमन बीइंग ने भी डेवलप किए, एग्रीकल्चर फील्ड है, कैनाल का डेवलपमेंट है, उनके बारे में भी जानेंगे। और फिर उस इकोसिस्टम में ट्रॉपिकल एरिया में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी लिविंग चीजें रहती हैं, साथ में ग्रासलैंड, उनका क्या रोल है, अलग अलग टाइप की ग्रास, प्रेरीज, साथ में स्टेपीज, सवाना, इनका डेवलपमेंट क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें चलती है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।